स्वागत है भाइयों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो आपकी कृषि रसायन विज्ञान है, क्लास 12। ठीक है, 12th क्लास में जो कृषि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट चल रहा है आपके, उसकी क्लास है। तो फर्स्ट क्लास है बेसिकली आज। तो जैसा कि हमने एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास में देखा था, वैसे ही आज जो केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, उसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि इसका जो सिलेबस एनालिसिस है, इसके जो कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फुल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज का है, कितने आपके लेसन है और किसमें कौन से लेसन में क्या स्टडी करना है, कितना डीपली स्टडी करना है और अपन कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो आज की बेसिकली अपनी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th की एंट्रो क्लास है। तो स्टार्ट करना है। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर की क्लास 12th की एग्रीकल्चर की क्लासेज कंटिन्यूस रेगुलर हो रही हैं और हमने बहुत कुछ सिलेबस कर लिया है। बाकी 12th क्लास की जितनी भी क्लासेज हुई है सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, जिन्होंने नहीं देखा है एग्रीकल्चर की क्लासेज हो रही है बहुत अच्छे से, वो एक बार देखें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उनका एग्रीकल्चर क्लासेज का। बात करें आज की क्लास, तो कृषि रसायन विज्ञान की, जैसा मैंने आपको बता दिया, आज एंट्रो एंड सिलेबस एनालिसिस क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि अपन जो पढ़ेंगे ना वो आपकी बुक से कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो जेट ICAR BHU के जो नोट्स हैं उनको मिक्स आउट करके अपन जो स्टडी मैटर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं मैं, वो सबसे बेस्ट से बेस्ट स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। और वो क्योंकि मेरे को पता है एग्रीकल्चर जो लिया हुआ है स्ट्रीम, उसमें लगभग 99% केसेज में है कि सब किसान भाइयों के बच्चे हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, सब कोई भी ऐसा हाई क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जो कोचिंग्स वगैरह की फीस है, बाहर रहना, एक साल तैयारी करना जेट ICAR की, फिर 4 साल 3 साल BSc वगैरह करना बाहर, कॉलेजों की फीस भी बहुत हाई है। तो मेरा यही मोटिव है और ये चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का, ये आपको क्लासें प्रोवाइड कराने का, कहीं कहीं से 3 4 5 जगह से अच्छे से अच्छा मैटर जो आपको इकट्ठा करके प्रोवाइड कराने का, एक जगह बहुत अच्छे से समझा के सारा कुछ, इसका एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है कि जो भी मेरे भाई बहन हैं उनको है ना कि ये जो किसान बैकग्राउंड से, ठीक है, जो एक खेती वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको इतनी भारी फीस, ये कोचिंगों का माहौल, इनमें ना पढ़ना पड़े। और विथ 12th आप, मेरी आपसे एक ही इच्छा रहेगी और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप विथ 12th है ना, आप जो भी UG के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट, जो भी जेट ICAR BHU, कोई सा भी MPK कोई सा भी XYZ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए दे रहे हो, तो विथ 12th आप अपनी सीट क्रैक करो, एक सीट निकालो। तो इसी मोटिव के साथ अपन पढ़ने वाले हैं और एग्रीकल्चर भी मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे भी बहुत काम आए। आप सुपरवाइजर की वैकेंसी में दो, या फिर आप जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप एग्जाम देने वाले हो ना, सब में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, जिन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर की क्लासें नहीं देखी हैं वो एक बार देख लें। केमिस्ट्री की आज हो रही है और बायो की भी स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट अपन इतने अच्छे से मिक्स आउट करके पढ़ेंगे कि आपको कहीं बाहर से कोचिंग्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ आपके 12th के साथ आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे अगर आप सही से नोट्स बना के पढ़ रहे हो। एग्रीकल्चर की सारी क्लासेज में मेंशन कर दिया है। बाकी मैं क्या है ना, BSc सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और जेट ICAR वालों को भी पढ़ाता हूँ, तो उसकी वजह से उनके जो नोट्स वगैरह है ना, वो मैं इनकी बुक से नोट आउट करता रहता हूँ। तो अंडरलाइन वगैरह किए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे बेस्ट मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा। और मेरा फिर से ये बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव भी यही इस प्लेटफॉर्म का, कोई अपने चैनल को ग्रोथ करवाना, पैसे कमाना, वो कुछ नहीं है। कि जो भी मेरे भाई बहन है, जो मेरे तबके के लोग हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपके टोटल 12 पार्ट हैं। टोटल अध्याय कितने हैं? 12 है। जो लेसन है 12 है टोटल, ठीक है। तो अपन 12 लेसन्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है। तो एक बार जो भी आपके 12th वाले जितने भी छोटे भाई बहन हैं या साथ वाले हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे कहने से एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगी, शेयर कर दो। और राजेश भाई हो गया, हरदीप भाई हो गया, इनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से कर देते हैं, देखते बाद में, शेयर पहले कर देते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद राजेश। नेक्स्ट देखते हैं मृदा खनिज। जो इसका पहला पार्ट है वो है सोइल, जो केमिस्ट्री है उसमें से है। कौन सा है? अपनी जो कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। अब एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? जैसे केमिस्ट्री में और बायो में जो जेट का पेपर वगैरह आता है ना, वो थोड़ा इससे जो आपकी बुक्स में जो सिलेबस दे रखा है ना, इससे हल्का सा भारी आता है। तो इस जो बुक्स में है ना, वो चीजें हो सकता है अपने कुछ कम पड़े। बाकी जिसने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, श्योर है वो विथ 12th अपनी सीट क्रैक कर लेगा। क्योंकि वहां पे इतना कोई खास, जितना बता देना उतना भारी वगैरह नहीं आता है। जो 11th और 12th की बुक्स है उन्हीं से आते हैं और वही लेवल आता है।
उनको भी पता है, अभी बंदा 12th पास करके आया, AA की लेवल के नहीं पूछेगा आपसे, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपकी जो शब्दावली है वो क्लियर है, एग्रीकल्चर के जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है वो क्लियर है ना, कोई भी नहीं रोकेगा, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, विद 12th होएगा। और होता है, ऐसा बात नहीं है किसी का होता नहीं, बहुतों का होता है और होएगा, आपका भी होएगा, आप भी उन्हीं में से हो। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, मृदा खनिज, चट्टानों का पक्ष है, मृदा निर्माण। मृदा खनिज जो मिनरल्स है, सोइल मिनरल्स है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में देखेंगे चट्टानों का अपक्ष, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो चट्टाने हैं किस प्रकार से टूट रही है, चट्टानों का अपक्ष। बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स की जो चट्टाने उनकी वेदरिंग किस प्रकार हो रही है, कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से हो रही है, वेदरिंग होने के बाद कौन सी प्रक्रिया हो रही है, जो सोइल जेनेसिस है, मृदा निर्माण। इसके बाद में पढ़ेंगे मृदा निर्माण, जो सोइल जेनेसिस है उसमें कौन कौन से चरण है, कौन कौन से प्राकृतिक कारक है, कौन कौन से कृत्रिम कारक है, किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, पैतृक पदार्थ किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, सोइल जेनेसिस होता कैसे है, ये कौन सी प्रक्रिया है, वो सारा कुछ बहुत अच्छे से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो आप आराम से समझ सको, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो ना, सारे साथ के साथ क्लियर हो, दोबारा रटने की जरूरत नहीं हो, साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहना, बाकी मैं बुक्स का जो आपको बता दूंगा सारा कुछ जो है। तो ये अपना जो फर्स्ट लेसन है वो ये रहेगा, मृदा खनिज जो सोइल मिनरल्स है उनके बारे में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो चट्टानों का अपक्ष हो रहा है उसके बारे में, और मृदा निर्माण सोइल जेनेसिस के बारे में। बात करें सेकंड लेक्चर की, अपन जो अपना दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा मृदा जीवांश पदार्थ, जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है, मृदा जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है, जो जीवांश पदार्थ है वो कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, उसका क्या रोल है, फर्टिलिटी में क्या रोल है, प्रोडक्टिविटी में क्या रोल है, वो दोनों चीज देखेंगे। वो कृषि की दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, जिनमें ज्यादा जीवांश पदार्थ की मात्रा वो किस प्रकार इंपैक्ट कर रही है, सारा कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज में क्या क्या टर्म्स है जो इसको इंपैक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, बहुत अच्छे से देख लेंगे अपन। सेकेंड लेसन हो गया। जो आपका थर्ड है वो भी सोइल से रिलेटेड ही है, जो मृदा कोलाइड्स, जो सोइल कोलाइड्स, सोइल कोलाइड्स जो थर्ड अपना पार्ट है, जिसमें आप पढ़ोगे जो मृदा कणों का आकार वगैरह सारा कुछ आएगा, वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो जो अपने फर्स्ट से लेके थर्ड तक तीन जो पार्ट है वो अपने सोइल से संबंधित है। सोइल साइंस जो है अपनी वीवी डोकुचेव जिसके फादर है उसके बारे में। इसकी क्लासेस वैसे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अपन देखें ना, एग्रीकल्चर के व्यू से, तो वो मैंने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिया, सोइल प्रोडक्टिविटी वगैरह जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसमें यूनिट जो फर्स्ट है, एग्रोनॉमी की जो यूनिट फर्स्ट है, पहला पार्ट है मृदा, वो सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, ठीक है। एग्रोनॉमी सोइल और सीड जो आपका फर्स्ट लेसन है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बाकी फिर भी मैं आपको प्रॉपर वे अगर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की दृष्टि से जो लास्ट ईयर में, एक और बात अपन जो पढ़ेंगे ना वो इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स जो आपके हैं, राजस्थान बोर्ड वाले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो 12th के आप एग्जाम देने वाले हो, उनमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, प्लस आप साथ में सीट क्रैक कर पाओ। आपको जो गंदा माहौल है, एक साल गैप कर रहे हो, इतने पैसे वैसा खर्च ना करना पड़े साथ के साथ, बस शर्त एक यही है कि आप थोड़ा सा ईमानदारी से कॉन्फिडेंट होकर 20% मेहनत कर लेना। बाकी जो 80% मेहनत है ना, मैटर प्रोवाइड करवाना, आपको समझाना, क्लास में याद करवाना, हो सकता है क्लासें बड़ी हो थोड़ी ज्यादा हो, बट जो भी पढ़ेंगे यहीं का यहीं क्लियर करेंगे। आपको क्या करना है, ईमानदारी से सिर्फ 20% मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, जीत जाओगे, समझ लो, ठीक है। 20%। तो अपने जो तीन पार्ट है ना वो तीनों किससे संबंधित हो गए, सोइल से संबंधित हो गए। ये मतलब एक यूनिट हो गई तीनों सोइल वाली, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सोइल जो है ना वो फंडामेंटल चीज है खेती करने के लिए। पढ़ क्या रहे, कृषि रसायन विज्ञान। हमने जो पढ़ी थी वो रसायन विज्ञान पढ़ी थी, जो बायो वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, जो प्रॉपर केमिस्ट्री आती है वो वाली पढ़ी थी। आपके बहुत ईजी सिलेबस है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर का मेंशन किया गया। बायोलॉजी में भी ऐसा ही है कि उसका आधा सिलेबस एग्रीकल्चर से अटैच है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दूसरे को मिक्स आउट करके पढ़ेंगे, आराम से सिलेबस करेंगे, क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। आपकी 3 पार्ट हो गए हैं, हमने सोइल के बारे में सारा कुछ देख लिया है, जेनेसिस वगैरह, सोइल निर्माण कैसे हो रहा है, चट्टानें कैसे टूट रही है, कैसे उनका निर्माण हो रहा है, अपक्ष हो रहा है। बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट आपका है आयन विनिमय, आयन विनिमय। और जो 5वां पार्ट है आपका, अध्याय नंबर 5, लेसन नंबर 5 है, वो है सोइल रिएक्शंस, मृदा अभिक्रियाएं। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है मृदा के अंदर, एक जो आयन विनिमय है एक्सटेंशन वाला वो चीज, इन ये दोनों पार्ट है थोड़े से मतलब ऐसे
रटने लायक नहीं है, समझने लायक है कि कहाँ से अभिक्रिया हो रही है, कौन सा चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ टूट रहा है, वो चीजें। तो इनका अपन बहुत डीपली से अच्छे से बिल्कुल स्लो में, हो सकता है 2 क्लास ज्यादा ले लेंगे, 30 की जगह 35 मिनट की क्लास कर लेंगे, बट बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस रहना, अच्छे से पढ़ेंगे अपन। छठवां जो पार्ट है वो अपना है वो अम्लीय तथा लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं, अम्ल तथा लवण प्रभावित, अम्ल व लवण प्रभावित मृदाएं, जो अपना पार्ट नंबर 6 है, मतलब टोटल 12 है, जो 6 नंबर का जो अपना है 12 में से मतलब यहाँ तक आते आते अपना 50% सिलेबस कवर हो जाता है। तो वो कौन सा है, अम्लीय तथा लवणीय प्रभावित मृदाएं, एसिड एंड सोइल अफेक्टेड सोइल्स, कि जो अम्ल प्रभावित सोइल है, अम्ल से प्रभावित और लवण से साल्ट प्रभावित जो मृदाएं हैं, उनको किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट कर रही है, अपने कृषि के अंदर क्या महत्व है उनका, किस प्रकार वो उसको प्रभावित कर रही है, हानि कर रही है या लाभ कर रही है, या इनका निवारण कैसे करेंगे, अम्लीय मृदाओं को कैसे सुधारेंगे, या किस चीज की मात्रा ज्यादा हुई कि ये अम्लीय हो गई या फिर लवणीय हो गई, वो सारी चीज देखने वाला है। बात करते हैं अपन 7 नंबर, तो वो है पादप के आवश्यक पोषक तत्व, जो मिनरल्स है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। ये पार्ट तो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, फिर वो आप सुपरवाइजर की दे रहे हो, एग्रीकल्चर जो जेट ICR BHU की दे रहे हो, या फिर जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स उनकी दे रहे हो, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है। पादप पोषक तत्व जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर है ना अपना, उसमें से आता है, और इसको इतनी अच्छे से करवाया हुआ है मेरा BSc फर्स्ट ईयर वालों को कि आपको मतलब वो वीडियो जब ये अपन सीरियल वाइज पार्ट करेंगे और जब 7वां पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस टाइम जब लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, जो 2 क्लास दी हुई है इसकी पादप पोषक तत्व की, पादप पोषक तत्व, शायद 35 मिनट की 2 क्लास है, बट 2 के अलावा तीसरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी कभी भी, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो, जेट ICR BHU UG PG किसी भी एग्जाम के लिए आपके बहुत इनफ रहेगा वो चीज। तो इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। 7वां जो अपना पार्ट है पादप जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसकी तो ये तो ऐसे समझो कराया पड़ा है अपना, 2 क्लास है इसकी। बात करते हैं 8वां, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, फसलों में प्रभाव। जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक, खाद क्या होती है जो अपन घर से देते हैं जो प्राकृतिक होती है, और उर्वरक क्या होते हैं जो कल कारखानों में बनते हैं। तो मृदा के अंदर उर्वरकों की क्या स्थिति है, कैसे प्रभावित करते हैं, जो उर्वरक है वो मृदा में किस प्रकार, कृषि में किस प्रकार इनका महत्व है कि उर्वरक डालेंगे तो कैसे प्रोडक्शन लेंगे नहीं लेंगे, वो है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रियाएं और फसलों में प्रभाव। उर्वरकों की मृदा में अभिक्रियाएं एवं फसलों पे प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनका भी हमेशा पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिव भी हो जाता है, नकारात्मक भी। अगर आप ज्यादा करते हो नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, तो भी पौधे पे हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और प्रोडक्शन जो अपना है उसमें कमी आ जाती है, प्रॉपर जितना अपने को लेना था उससे उत्पादन वो नहीं ले पाते हैं। तो अपने को इसका दोनों मीन में पता होना चाहिए, पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी दोनों के अंदर, कि होता क्या है, अपने को संतुलित मात्रा में कितना प्रोवाइड करवाना है क्रॉप को, जो है फर्टिलाइजर वगैरह। बात करें 9th नंबर की, कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। जो 9वां लेसन रहेगा अपना कृषि रसायन, एग्रीकल्चर जो केमिक है, कृषि रसायन व पर्यावरण प्रदूषण, इकोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण क्या होता है और कौन कौन से कारक है जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, जो प्रदूषण कर रहे हैं, किस प्रकार प्रदूषण कर रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, कौन से कारक है, सारा कुछ बहुत इजी पार्ट है ये जो इकोलॉजी वाला आ गया ना आपके कृषि रसायन और पर्यावरण वाला, बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट में कितना ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो उस वजह से ऐसे जो करंट टॉपिक्स है ना उनमें से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अपना 10वां, वो कौन सा, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन, जैव रसायन जो अपना है बायो, जो ये 10 नंबर का है अपना, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो जीवों से प्राप्त रसायन जो अपने लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, उनके बारे में कि किस प्रकार कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें। बात करते हैं 11 नंबर, जो अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है 11th नंबर, वो कौन सा है, जैविक खाद एवं जैविक उर्वरक, जो ऑर्गेनिक मैन्यूअल्स एंड बायो फर्टिलाइजर है। जैविक खादें, जैविक खादें व जैविक उर्वरक, उर्वरक फर्टिलाइजर और मैन्यूर, खाद और उर्वरक, खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्यूर, और उर्वरकों का क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, जैविक ऑर्गेन। तो ये चीजें कि जैविक खादें कौन कौन सी है और वो किस प्रकार कृषि के अंदर महत्वपूर्ण है, उसको किस प्रकार फसल को प्रभावित कर रही है,
अपने को हानिकारक प्रभाव मिल रहा है या लाभदायक मिल रहा है, मृदा की उर्वरता कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, सारी कुछ चीजें इन दोनों पार्टों में अपन पढ़ लेंगे। बात करते हैं लास्ट टॉपिक आपका 12वां जो लेसन है 12th नंबर का, वो कौन सा है? दुग्ध विज्ञान, डेयरी वाला, डेयरी साइंस, ठीक है, दुग्ध विज्ञान। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इसमें दूध का संगठन वगैरह है, दूध के अंदर क्या पाया जा रहा है, फैट जो है, पूरा डेयरी साइंस, ठीक है, डेयरी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में सारा कुछ पढ़ने वाला, बहुत इजी वे में। बस इसकी बात करूं ना तो आपके एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है ना उसमें मेंशन किया गया है ये करूं। इसकी बात तो जो एग्रीकल्चर के अंदर ही आपका है फर्टिलाइजर वाला, खाद है, उर्वरक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ये कौन सी खाद है अम्लीय, इसमें कितना % वो पाया जाता है, वो सारी कुछ चीजें जैविक खादें वो इसमें आ जाता है। बाकी अपन इसमें दोनों जगह अलग अलग क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरा ये करवाने का एक ही मोटिव, बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मेरे छोटे भाई बहन है ना उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। और यही नहीं कि अपना ये जो सफर है यही खत्म होने वाला है 12th का, आप जब जेट की दोगे आपके साथ रहूंगा मैं, ठीक है, जेट वगैरह की बहुत अच्छी क्लास है, जो मैटर है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप लुटने से बच सको और विद 12th सीट निकाल सको, जैसे 12th के एग्जाम के बाद में। फिर भी अगर आपको आगे भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई जो मैंने फेस की है वो आपको फेस नहीं होने देंगे, ठीक है, कि अनजाने में जो गलतियां हो जाती है फिर उनको भुगतना पड़ता है, जो मैंने कर दी वो तो आपको करने दूंगा नहीं। मेरे को पता है कि यार यहाँ पे ब्रेकर आएगा तो आपको संभल के जाना है या धीरे चलना है, तो मैं पहले आपको एक बार अवगत करा दूंगा, उससे बता दूंगा, फिर बाकी सब आजकल समझदार होते हैं। बाकी मेरा यही है, आपके लिए 24 घंटे में तैयार हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, क्लास है, आपने बोला राजेश भाई ने केमिस्ट्री की भी चाहिए, बायो की भी, तो अभी वैसे मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, समझ रहे हो आप। बाकी फिर भी मैं क्लास प्रोवाइड करवाने करा रहा हूं, हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा क्लास से डिसमिस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाएगी, सुबह शाम नहीं मिल रही है या दोपहर, बाकी रेगुलर कर देंगे जैसे ही मैं फ्लैट पे जाता हूँ। बाकी सभी को धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और बायोलॉजी क्लासेज भी हो रही है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी एग्रीकल्चर की कंटिन्यूस हो रही है, देखते रहो। और वैसे भी 12th पास करते ही जेट पे करवा के बीएससी में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं 2nd ईयर तक पढ़ा रहा हूँ अभी तो, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।